नमस्कार। विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे को नमन करते हुए विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के निमंत्रण पर आए सभी पत्रकार मित्रों का मैं विद्या भारती का अखिल भारतीय प्रचार संयोजक डॉक्टर राम कुमार भावसार स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस पत्रकार वार्ता में जो विद्या भारती के पदाधिकारी हमसे संवाद करेंगे उनका परिचय मैं आप सबसे कराना चाहूँगा। मान्यवर श्री डी रामकृष्ण राव जी मूलतः विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। शिक्षा क्षेत्र में अनेक नवाचार प्रयोग करते हुए शिक्षा में भारतीयता को स्थापित करने की दृष्टि से गुड़ीलोवा जो विशाखापट्टनम के नज़दीक एक आवासीय प्रकल्प है, वहाँ आप लंबे समय से काम देख रहे हैं। वर्तमान में विद्या भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष इस नाते देश भर के विद्यालयों का मार्गदर्शन करते हैं। आप प्रख्यात शिक्षाविद हैं, विचारक हैं, चिंतक हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके बाईं ओर विराजमान हैं श्री अवनीश जी भटनागर। विद्या भारती के विद्यालय में अध्ययन करते हुए बाद में विद्या भारती के विद्यालय में शिक्षक के रूप में आपने प्राचार्य के रूप में आपने दायित्व का निर्वहन किया है। भारतीय कुछ और पदाधिकारी इस सभागृह में हम सबके मध्य उपस्थित हैं। माननीय श्री गोविंद चंद्र महंत जी, आप विद्या भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं और दिल्ली आपका केंद्र है। डॉक्टर मधुश्री साहू जी हैं और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को मिलकर जो हमारा मध्य क्षेत्र है उसकी समिति के आप सम्मानीय अध्यक्ष हैं। श्री रोहित वासवानी जी, आप भी विद्या भारती के पूर्व छात्र हैं, दिल्ली आपका निवास है, व्यवसाय से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और विद्या भारती के अखिल भारतीय सह मंत्री ऐसा दायित्व आपकी ओर है। श्री दिनेश सिंह जी मूलतः लखनऊ के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश में जो भारतीय शिक्षा परिषद प्रांतीय समिति है उसके सचिव इसकी जिम्मेदारी है। श्री कुलवीर कुमार शर्मा जी दिल्ली के निवासी हैं और दिल्ली प्रदेश में जो विद्या भारती के विद्यालय चलते हैं उसकी प्रांतीय समिति के आप सम्मानित सचिव हैं। मित्रों, वर्ष में एक बार हम इस प्रकार की पत्रकार परिषद आयोजित करते हैं। वर्ष भर हम अपने विद्यालय में जो गतिविधियां संचालित करते हैं, जो प्रयोग करते हैं, उन प्रयोगों से सभी को नमस्कार। इस पत्रकार वार्ता में पधारे हुए आप सभी पत्रकार सुधीजनों का स्वागत है, अभिनंदन है। विद्या भारती के कुछ कार्यकर्ताओं का परिचय यहाँ अभी रामभाव सर जी ने कराया है। विद्या भारती के संबंध में कुछ छोटी बड़ी जानकारियां देने के लिए मैं खड़ा हुआ। 1952 में विद्या भारती का काम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर से शुरू हुआ और इस तरह से 72 वर्ष विद्या भारती के काम को चलते हुए। इस बीच में जो एक विद्यालय गोरखपुर में 1952 में प्रारंभ हुआ था, आज देश भर में उसकी संख्या में वृद्धि कैसी हुई है, तो इसके मैं केवल दो बातें आपके सामने कहता हूं। लेह यह भारत का ये मानचित्र में सबसे ऊंचा स्थान है। लेह में भी विद्या भारती का विद्यालय है। कारगिल जहां युद्ध के लिए सारा प्रसिद्ध हुआ, कारगिल में भी विद्यालय है। झंस्कार घाटी में भी विद्यालय है। दक्षिण के अंतिम छोर कन्याकुमारी में भी विद्यालय है। कच्छ में भी विद्यालय है और मिजोरम में भी विद्यालय है। विद्या भारती का काम आज देश के सभी राज्यों और लक्षद्वीप को छोड़कर सभी संघ शासित प्रदेशों यूनियन टेरिटरीज में आज ये चल रहा है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है और विद्या भारती उन 22 में से 20 भाषा माध्यमों से विद्यालयों का संचालन करती है। तो एक बड़ा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के जगत में काम करने के लिए, प्रयोग करने के लिए विद्या भारती ने काम प्रारंभ किया था। आज पूरे देश में ये जो काम को गति मिली है, उसमें जो विशेष बात है विद्या भारती के काम की, विद्या भारती किसी भी प्रकार का सरकारी अनुदान लिए काम करने वाली, हम किसी भी प्रकार का अनुदान ग्रांटेड एड नहीं लेते।
और सरकार के बिना अर्थात समाज के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करने वाले ऐसे सबसे बड़े संगठन के रूप में आज विद्या भारती, विद्यालयों की संख्या, भौगोलिक विस्तार, छात्रों की संख्या, इस सब दृष्टि से अगर गिना जाए तो आज देश का सबसे बड़ा संगठन है। और अगर गैर सरकारी क्षेत्र के रूप में कहा जाए तो शायद विश्व का सबसे बड़ा संगठन कहने में भी अतिशयोक्ति नहीं। यह कार्य केवल विद्यालय चलाने का काम नहीं। सामान्यतः हमारा परिचय से होता है सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, इस प्रकार की शैक्षिक संस्थाएं। विद्या भारती केवल विद्यालय चलाती है इतना नहीं है, अनेक कामों में से विद्या भारती का एक काम कुछ विद्यालयों का भी मॉडल के रूप में संचालन करना है। देश भर की इतनी बड़ी जनसंख्या में हम कुछ हजार विद्यालयों से अपने आप को अगर ये कहें कि पूरे देश के शिक्षा जगत को हम प्रभावित करते हैं, तो शिक्षा जगत में एक मॉडल स्थापित करने का काम, देश की आदर्श शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इसके लिए हमको परिभाषा या हमको लिस्ट न गिनानी पड़े। अच्छा विद्यालय कैसा हो तो इस विद्यालय जैसा हो, ऐसा कहने की स्थिति, ये शिक्षा क्षेत्र का एक मॉडल, ये हमने इतने वर्षों में खड़ा करने का प्रयास किया है। देश में होने वाले शैक्षिक वातावरण में, शैक्षिक जगत में अनेक परिवर्तन हर दिन होते हैं। शिक्षा का क्षेत्र व्यापक है, नए आविष्कार होते हैं। शिक्षा के जितने विषय हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं बच्चों को, उन सब में भी हर दिन नए आविष्कार, नए इनोवेशंस, नई चीजें जुड़ती हैं। हमारे विद्यालयों में हमारे विद्यार्थियों को उनके लिए अपडेट रखना और इसलिए समाज की व्यवस्था के साथ खड़े होकर चलना, समाज में उनको जीवन की चुनौतियों का सामना करने के योग्य बना देना, यह विद्या भारती ने जो विचार किया था उसको लेकर विद्या भारती पिछले 72 वर्षों से काम कर रही है। हम समाज के सहयोग से काम करते हैं, इसलिए स्वाभाविक है, हमारी जिम्मेदारी है कि हमने समाज से जो सहयोग लिया तो समाज के सामने हम अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें। वर्ष भर में और स्थापना के समय से अब तक जो प्रमुख उपलब्धियां हैं, जो प्रमुख काम किए हम लोगों ने, शिक्षा के क्षेत्र में जो नवाचारी प्रयोग किए, कुछ नए काम किए, उनके बारे में समाज को जानकारी देना। और इसलिए प्रतिवर्ष देश के किसी एक स्थान पर हम लोग इस प्रकार की पत्रकार वार्ताओं के माध्यम से समाज के प्रति अपने इस दायित्व का निर्वहन करते हैं, बताते हैं कि हमने वर्ष भर में क्या क्या काम किया। उसी क्रम में, उसी कड़ी में आज की यह पत्रकार वार्ता है। आप सभी लोग पधारे हैं, सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और विद्या भारती के माननीय अध्यक्ष आदरणीय डी रामकृष्ण राव जी से निवेदन करता हूं कि वे अपना वक्तव्य दें। वक्तव्य के बाद आप लोगों के लिए प्रश्नोत्तर का समय रहेगा। ऐसा निवेदन करते हुए मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूं। My pranams to all. विद्या भारती जैसा बोला गया देशव्यापी संगठन है और शिक्षा क्षेत्र में 7 दशकों से काम कर रहा है। विशेष प्रयोग भी चलाते हैं, उपलब्धि समाज के सम्मुख रखते हैं। हमारा लक्ष्य जो है वो क्या, हमारे जो विद्यालय है इट शुड बी ए मॉडल स्कूल और एकेडमिकली एक्सेलेंट विथ सोशल ओरिएंटेशन। एंड तीसरा जो है हमारा जो संस्कृति है इससे जुड़े रहना और बाद में जो विद्यार्थी हमारे साथ है उनका व्यक्तित्व विकास के संबंध में बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलाना। नई शिक्षा नीति जो है उसमें यही बताते हैं। क्या है, एक है द वे यू एजुकेट, ये एक विशेष है, इसमें परिवर्तन।
इस संबंध में बहुत सारे प्रयोग विद्या भारती करते आई है। दूसरी जो है मैन मेकिंग इनिशिएटिव्स, माने व्यक्ति निर्माण की बहुत सारे इनिशिएटिव जो है वैल्यू बेस बढ़ाने के लिए, वो भी है विद्या भारती में 28 ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसके द्वारा व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया हम चलाते हैं। जैसे अवनीश जी ने बताया कि पूरी भारत में विद्यालय है और विद्यालय संख्या औपचारिक बड़े बड़े विद्यालय जो है की संख्या जो है 12,094 बिग स्कूल्स। हमारा जो कंसंट्रेशन एंड फोकस एरिया जो है वो संवेदनशील क्षेत्र भी है। अनरीच्ड एरियाज, फार फ्लंग एरियाज, हिली एरियाज, बॉर्डर एरियाज, ऐसी एरियाज में हम अनौपचारिक विद्यालय चलाते हैं। दे आर अबाउट 8,000। वो सब निःशुल्क हम चलाते हैं, उसके लिए पैसा हम नहीं लेते क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, वी शुड रीच द अनरीच्ड एंड गिव देम बेटर एजुकेशन। इस दृष्टि से वो सुदूर मने मिजोरम के बाद कह रहा था, मिजोरम में एक वो सिंगल स्कूल टीचर्स, दे आर ऑल सिंगल स्कूल टीचर्स, उधर जाने के लिए 25 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है। वैसे रिमोट एरियाज में भी सिंगल टीचर स्कूल्स है जो 8,000 से ज़्यादा 9,000 तक है। वो सब ऐसे अनौपचारिक सिंगल टीचर स्कूल्स, ये सब मिलाकर अगर देखें तो देर आर अबाउट 37 lakhs students studying in art schools, and then 1.37 lakhs, of course if you add single teacher schools also, so that would be about 1.45 lakh teachers are working with us. And हम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, नई शिक्षा नीति कहती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबको प्राप्त हो। इस दृष्टि से बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेते हैं। वो मैंने शिक्षा नीति जो कहती है क्या, एक है वी शुड नॉट माने सर्व शिक्षा तो होना ही है, लेकिन समग्र शिक्षा, होलिस्टिक एजुकेशन, माने होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सनालिटी, इस दृष्टि से वो क्लू लेकर हम काम कर रहे हैं और इसके लिए बहुत सारे प्रयोग हम चला रहे हैं। और जैसे बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये 22 लैंग्वेजेस जो मेंशन हुआ है, उसमें से 20 भाषाओं में हम विद्यालय चलाते हैं। एक्चुअली लोकल लैंग्वेज जो है उसके द्वारा पढ़ाई को, ऐसा रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, मदर टंग, ये सब माने ऐसे शिक्षण व्यवस्था है। इसीलिए हम गुणवत्ता बढ़ाने हेतु बहुत सारे योजना हम ले रहे हैं। एक टीचर्स ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा मॉड्यूल्स हम तैयार करके उसके द्वारा टीचर्स आर अपडेटेड, अपस्किल्ड एंड देन दे आर एम्पावर्ड। इतना अच्छा जो लक्ष्य है वो नीचे तक पहुंचाने के लिए
सबल माध्यम है आचार्य, उस दृष्टि से उनको एम्पावर करने में बहुत सारे है। हमारा उपलब्धि के बारे में पूछे तो रिजल्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, दे स्पीक ऑफ आवर व्हाट यू कॉल परफॉर्मेंस। सो हियर आप देखिए, कुछ प्रांतों में उड़ीसा, उत्तराखंड, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इस प्रांतों में रैंक जो है वो घोषणा होती है, इसलिए 1 to 10 रैंक्स में हमारे बच्चे आते हैं विद इन क्वाइट गुड नंबर्स, उड़ीसा एंड देन असम। सो मैंने ये 5 स्टेट, बाकी स्टेट में ऐसा रैंक नहीं वो घोषित करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या है, ग्रेड्स वगैरह, वो एक ग्रेड लेंगे तो मेरिट लिस्ट में 2755 जो है वो स्कूल मेरिट लिस्ट में 10th स्टैंडर्ड की परीक्षा उसमें आए हैं, और सीनियर सेकेंडरी की मेरिट लिस्ट में 3922 छात्र उन्होंने वो स्थान प्राप्त किए हैं। और उपलब्धि में और एक भी बता सकते हैं कि सिविल सर्विसेज में 2023 में 16 हमारा पूर्व छात्र उसको क्लियर किए हैं, स्थान भी प्राप्त किए हैं। और बच्चों में 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में बोलते हैं, वैज्ञानिक समझ जो है, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग वो बढ़ाना, इस हेतु से बहुत सारे प्रयोग हम कर रहे हैं। एक है अटल टिंकरिंग लैब, वो जो है हमारा 770 इंस्टीट्यूशंस में अटल टिंकरिंग लैब्स आर एस्टैब्लिश्ड। सो इनोवेशन, क्रिएटिविटी, वो स्किलिंग, ये सब उसके द्वारा बहुत अच्छा चला रहे हैं। और विद्या भारती के पूर्व छात्र भी बहुत बड़ी संख्या में है। इसमें से अभी तक हमारे साथ रजिस्टर हुए जो लोग, जो पूर्व छात्र हैं, सिट 9,33,209, वो सब हमारे साथ पंजीकृत है और सामाजिक सेवा कार्य में मग्न है। और वो अपने अपने बहुत क्षेत्रों में उनका एक कीर्तिमान भी रहा। और विद्या भारती के पूर्व छात्र, ऐसे 9 छात्र जो है चंद्रयान की जो माने वो प्रकल्प में वो शामिल हुए हैं। बाकी लोग भी हैं, हमारे भी 9 छात्र उसमें भाग लिए हैं, अच्छे पद पर होकर ही उन्होंने किए। और वी आर इनटू द हायर एजुकेशन एज वेल। 54 एजुकेशनल माने कॉलेजेस, उसमें ज़्यादा, और 27 तक BEd कॉलेजेस भी है, ये ऐसे विद्यालय चलाते हैं। और एक विश्वविद्यालय वो गुवाहाटी में प्राग ज्योतिषपुर यूनिवर्सिटी चलाते हैं। हायर एजुकेशन में भी हमारा एंट्री हुआ है। वो सहयोगी संस्था बहुत ज़्यादा है, और हम सब मिलकर उधर कुछ अच्छे काम करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। और हमारे साथ बहुत सारे नवाचार हैं। एक एकेडमिक काउंसिल, विद्वत परिषद है, उसके द्वारा विद्यालय की गुणवत्ता और समाज में जो कुछ नए नए संगोष्ठियाँ, सिंपोजिया, वो जो है वो चलाते हुए समाज को एजुकेट करने के लिए भी हम उसके द्वारा करते हैं। ऐसे ही भारतीय शिक्षा शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है, वो विद्या भारती का एक अंग है। उसके द्वारा 2 प्रकार के शोध, द बेसिक रिसर्च एज वेल एज द एक्शन रिसर्च, ये हम चलाते हैं। और हमारा एक स्कूल स्टैंडर्ड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम
इसको एसेस करने के लिए स्कूल असेसमेंट प्रोग्राम, मानक परिषद, ये हमारा है। ये अभी शिक्षा नीति में सोचा है हमारा इधर जो बहुत सालों से हम वो सब चला रहे हैं। और हम स्किलिंग वाइल स्कूलिंग, माने अभी क्या है, हमारा देश में बहुत कम परसेंटेज दे आर स्किल्ड, सो वोकेशनलाइजिंग द एजुकेशन इज द नीड ऑफ द आवर। उस दृष्टि से हम अटल टिंकरिंग के लैब के बारे में बोले, ऐसा ITI से है, जन शिक्षण संस्थान है, ये सब होते हुए हर एक स्कूल में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बच्चों के लिए और बाहर जो व्यक्ति है उनके लिए भी ऐसे हम चला रहे हैं। और शिक्षा नीति जो है उसको क्रियान्वयन करने में और उसमें उसके लिए हम इतने सालों से काम कर रहे हैं हमारा संगठन, इसीलिए बहुत सारे सुझाव सब लोगों के साथ हमने भी दिया है। अच्छा है, नीति अच्छा है, उसको लागू करने में हम कटिबद्ध है और सब हर संभव प्रयास जो है इस दृष्टि से हम कर रहे हैं। और बाकी स्कूल इज ए सेंटर फॉर सोशल चेंज, दैट्स द कॉन्सेप्ट विथ विच वी आर वर्किंग। माने एक केवल विद्यालय जो है ये पढ़ाई के लिए तो है, ये समाज के ही एक अंग है और समाज में सेवा कार्य चलाना और समाज को स्कूल के साथ मिलाना, ये काम में भी हम अग्रसर हैं। ये 4 शब्दों से मेरा जो ये प्रस्तावना है मैं समाप्त करता हूँ। आप ये सब जो मैं बोला हूँ वो सब आपके पास उपलब्ध भी है। धन्यवाद। आप कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर नमस्कार, मैं दीप्तिमान तिवारी हूँ इंडियन एक्सप्रेस से। दीप्तिमान तिवारी फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। आपने बताया कि कई सुदूर जगहों पर भी आपके विद्यालय चलते हैं, तो उसमें हम अभी देख रहे हैं कि मणिपुर जो है वहाँ पे पिछले 1 साल से काफी जो है हिंसा रही है, पूरी सामाजिक और शैक्षिक व्यवस्था जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। तो उसमें विद्या भारती का क्या योगदान रहा है? आप लोगों ने वहाँ पे क्या किया है? आपके स्कूल वहाँ कैसे चल रहे हैं? कितने स्कूल चल रहे हैं? उनमें विद्यार्थी कितने हैं और क्या कुछ आप लोग कर पाए हैं इस दौरान? उधर मणिपुर में स्थिति हम सब जानते हैं, लेकिन विद्या भारती अपना प्रयास कर रही है। एक है जो रिलीफ कैंप्स है, उसमें से जो बच्चे हैं उनमें हमारे मणिपुर में जितने सारे विद्यालय हैं उसमें भर्ती कर देते हैं निःशुल्क शिक्षा। और कुछ ऐसे ही अबाउट 250 स्टूडेंट्स जो है उनके लिए छात्रावास हम चला रहे हैं, वो है। और वो रिलीफ कैंप्स जो चल रहा है उधर भी रिलीफ की तरह से चले, इसके लिए हम बहुत सारे सामग्री इकट्ठा करते हुए उधर दे रहे हैं। पेरेंट्स से अच्छा, माने पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स नहीं, बाकी जो उधर रहते हैं उन सबसे अच्छा संपर्क में हम सब है। और एक काम भी हम कर रहे हैं, उधर से बच्चे जो है उनको हमारे विद्या भारती विद्यालय पूरे देश में जो है उधर भी लाकर उनको हम शिक्षा जो है दे रहे हैं। इसीलिए हमारे जो कार्यकर्ता जितने है, टीचर्स है, बाकी है, वो
भरपूर प्रयास वो कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं. दे आर वर्किंग इन हार्ड कंडीशंस एंड दे आर ट्राइंग टू मीट द डिमांड्स ऑफ द पीपल ओवर देयर, स्टूडेंट्स ओनली, बिकॉज ऑफ एजुकेशन. हमने रिलीफ कैंप्स को भी गया है. हमारे साथ जो पेरेंट्स, जो बच्चे हैं, उनका पेरेंट्स से एड्रेस माने उनसे मिलने के लिए गए हैं. उनका जो डिमांड है बाकी सारे स्टूडेंट्स को लेना, वो भी प्रयास हम कर रहे हैं. इसीलिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एजुकेटिंग द पीपल, एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, निःशुल्क, जैसे एक पैसा भी ना लेते हुए हम काम कर रहे हैं. लेकिन बहुत संवेदनशील स्थिति उधर है, उसके ठीक करने के लिए तो समय लगेगा, लेकिन हम हमारा प्रयास जारी रखेंगे ही रखेंगे. और एक इधर जोड़ देता हूँ. सो रिसेंटली वी हैव इंट्रोड्यूस्ड वन स्कूल ऑन व्हील्स. स्कूल ऑन व्हील्स यानी इसका उद्देश्य यही है, हम तो विद्यालय में जो आ रहे हैं उनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था की है. जिनके पास सुदूर में रहते हैं उनके लिए शिक्षा पाना बहुत मुश्किल है. इसीलिए ये स्कूल ऑन व्हील्स जो है, टीचर के साथ, पुस्तक के साथ, ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट के साथ, लैबोरेटरी के साथ उधर ये जो है बहुत उपयोगी रहा. और भी कुछ ऐसे इंट्रोड्यूस करने के लिए योजना है, लेकिन उसमें उपयोगिता देखे, जस्ट इट इज अ क्लासरूम एट देयर डोर स्टेप एंड दैट टू विथ ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज. ये भी हम कर रहे हैं. आप जो भी है, गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के माध्यम से जो पीडीपी मॉडल शुरू किया था, उसमें उन्होंने जो इंटरेस्ट शो करने के लिए वो मांगे थे, हम लोगों ने सबमिट किए थे. अभी हमको 8 जगह के लिए सेक्शन हुए हैं. मध्य प्रदेश में 2 हैं, बिहार में 3 हैं, हिमाचल प्रदेश में है. ऐसे अलग अलग स्थानों पर हमको 8 सेक्शन हुए हैं, 2 अंडर प्रोसेस है. एक सवाल है कि जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर आप देख रहे हो कि नीट है, जो जेईई एग्जाम है, नीट का पेपर लीक हुआ, इस सब की विवाद चल रहा है. क्या विद्या भारती कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर आपका फोकस कैसे, क्या आप तैयारी करवाते हैं बच्चों को, या आपका प्लान है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारियां हैं वो विद्या भारती में करवाया जाए, ताकि जो बर्डन है, जो बच्चों के कोचिंग का जो व्यवसाय बढ़ रहा है, उसको आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को लेकर दुनिया में सभी विद्वान बात करते हैं. विद्या भारती का भी मानना है कि इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, और इसलिए हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी, उनको स्कूलों में ही कोचिंग की व्यवस्था हो, उनकी इतनी तैयारी हो कि उनको कोई प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत ना पड़े. ऐसा प्रयोग करके हम लोग आगे बढ़ते हैं. इस तरफ आ जाइए. अच्छा, हम भी बात कर रहे हैं. वास्तव में जो विद्या भारती का प्रयास है, उसके अंतर्गत विद्यालयों की एजुकेशन का लेवल ऐसा रखना कि वो कैरियर वाइज भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाने के लिए भी उनको अलग से प्राइवेट कोचिंग में न जाना पड़े, ऐसा एक प्रयास है. कुछ स्थानों पर रेमेडियल कोचिंग ये भी हम करते हैं. बच्चों को स्पेसिफिक आवश्यकता है तो उन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए उनको स्पेशल कोचिंग की व्यवस्था भी हम लोग करते हैं. जहाँ तक जिस घटना का आपने उल्लेख किया है वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है, उस पर कुछ कमेंट करना मेरे लिए उपयुक्त नहीं होगा, लेकिन वास्तव में कहीं ना कहीं चिंता की बात है. इससे प्रतिभा को पीछे न रह जाना पड़े, इसको लेकर हम अपनी ओर से, अपने विद्यालयों के माध्यम से हम प्रयास करते हैं. आप इधर से जो कोचिंग कल्चर पे आपने कहा कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स की सुसाइड हो रही है, स्कूल के सारे बच्चे हैं, और जहां हम अगर एग्जाम लीक देखें तो केवल नीट या जेईई नहीं, बहुत सारे पेपर्स के बारे में सुनते हैं. पूरे देश में, हर स्टेट में एग्जाम लीक का इशू है. तो इस पर आपने कभी सरकार के सामने इस पर
पे पक्ष रखा है, एलईडी भी है, बहुत सारी नीतियां बनी है, पर ये सारे इस पर कोई भी करेक्टिव एक्शन हो नहीं पाया है। वास्तव में सरकार के सामने पक्ष रखना ऐसा हमारा कुछ काम नहीं है। हम सरकार के ध्यान में जो विषय हैं और संगठन के रूप में विद्या भारती के ध्यान में जो विषय हैं, हम स्टूडेंट सेंटर्ड कैसे हो सकते हैं, हम पेरेंट्स को कैसे इस समस्या से मुक्त करा सकते हैं, हमारा प्रयास इसको लेकर रहता है। सरकार के पास अपना एक सिस्टम है, उस सिस्टम के आधार पर सरकार जो प्रयास करती है वो करती है। उसमें कहीं हमसे सहयोग मांगा जाता है तो हम उसका सहयोग करते हैं, परंतु हम अपने स्तर पर ये प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चे इस नेट में न फंसे। इसलिए उसका जो प्रयोग है हमारा, वो विद्यालय केंद्रित और विद्यार्थी केंद्रित ही हमेशा रहता है। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की जो आपने बात कही है, अभी टोटलिटी में अगर देखें, अभी स्थिति ये है कि शिक्षा गरीबों से दूर होती जा रही है, खासतौर से उच्च शिक्षा की अगर हम बात करें तो ये आम आदमी के पहुंच से बाहर होती जा रही है। इसको सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है और क्या आपकी प्लानिंग है? बिल्कुल, प्रारंभ से विद्या भारती ने, यानी 70 वर्ष से ज़्यादा हम काम कर रहे हैं, एजुकेशन ऑफ द मासेस इस पर ही केंद्रित किया है। आज भी ये सारी चीज़, जैसे मैंने बात की शुरुआत में ही कहा था, हम सरकार से कोई ग्रांटेड एड नहीं लेते, सरकार के बजाय समाज के सहयोग से चलते हैं। ऐसी स्थिति में भी हम अपने पेरेंट्स के ऊपर बहुत बर्डन नहीं लाते। ऐसा तो ये 2-3 बातें जिनसे सामान्यतः समाज में पेरेंट्स अपने आप को स्ट्रेस में फील करते हैं, उसका एक पक्ष है हायर फी चार्जेस। हमारे विद्यालयों में नॉमिनल फी इस प्रकार से कहा जा सकता है। अब चूंकि हमको दूसरा कोई स्रोत नहीं होता, हमको अपने विद्यालय भी उसी में से चलाने होते हैं, इसलिए फिर भी पब्लिक स्कूल्स वगैरह से हम कोई कंपटीशन नहीं मानते। इवन देन हमारे फीस स्ट्रक्चर्स इतने नॉमिनल हैं कि उससे सामान्य समाज का वर्ग भी हमारे पास आ सकता है। दूसरा एक सेक्शन है जिसके बारे में आदरणीय अध्यक्ष जी ने आपके सामने बताया, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो शुल्क दे ही नहीं सकता। ट्राइबल एरियाज़ हैं, हिली रीजन्स हैं, डिस्टर्ब्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पर हम निःशुल्क ये जो हमारे विद्यालय चलते हैं, शहरों की, महानगरों की भी जो स्लम्स जिनको कहा जाता है, हम उन्हें सेवा बस्ती कहते हैं, वहाँ पर भी हमारे निःशुल्क विद्यालय चलते हैं। तो समाज का वह वर्ग जो अफोर्ड नहीं कर सकता, हमने उनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की हुई है। ये हमारा एक विशेष प्रयोग देश भर में चल रहा है। तीसरा प्रकार है महानगरों में चलने वाले विद्यालयों में हम जहाँ बच्चे आगे की एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे होते हैं, हम उन बच्चों के लिए भी अपने पेरेंट्स से बात करके, समाज से बात करके उनको स्पॉन्सरशिप दिलाना, उनको फाइनेंस कराना, उनकी पुस्तकों की, उनकी फीस की व्यवस्था करना, इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी हम लोग अपने रिसोर्सेज के अंदर से ही करते हैं। तो समाज का वर्ग शिक्षा और संस्कार से वंचित न रह जाए, इसका प्रयोग हमारा अवश्य चलता है। सर, मेरा से संबंधित एक और सवाल है कि एनडीए जो है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाएं करवाती है, उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं, उसकी मिसमैनेजमेंट को लेकर। तो ये जो राष्ट्रव्यापी जो परीक्षाएं कराई जाती हैं और जिससे लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं, कई तरह के एग्जाम्स होते हैं, इसमें जो गड़बड़ियां हैं उसको लेकर विद्या भारती का विचार क्या है, वो क्या सोचती है, कैसे इनमें सुधार किया जा सकता है? विद्या भारती पूरा सोच छोड़िए, लेकिन एक है एग्जामिनेशन सिस्टम, अभी जो तरीका है, इट शुड गेट चेंज्ड। क्या है उनका एटीट्यूड और उनका एप्टीट्यूड, ये सब टेस्ट करने के लिए उनका इंटेलिजेंस कोशेंट, ऐसा अगर टेस्टिंग हो जाएगा तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ये लीकेज एंड अदर थिंग्स, मैट रेस नहीं रहेगा। और एक भी सॉल्यूशन हो सकता है, व्हेन यू आर एड्रेसिंग द आईक्यू, आईआईटीज का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, इट्स ए फुल प्रूफ सिस्टम, बिकॉज उनका टेस्टिंग करने की तरीका अलग है। इसीलिए हमको क्या सोचना है, एनटीए
ठीक मिनी एग्जामिनेशंस दे आर कंडक्टेड, वो एक पद्धति है, लेकिन टेस्टिंग पैटर्न में बदलाव आ जाएगा तब ये कोचिंग सेंटर की जो मैट रेस कंपटीशन ये सब चल रहा है उसमें कम हो जाएगा, इसलिए देयर शुड बी रिफॉर्म्स, दैट्स इट, दैट्स व्हाट वी कैन से एट विद्या भारती, देयर शुड बी रिफॉर्म्स इन कंडक्टिंग दिस टाइप ऑफ tests which involve lakhs and lakhs of people across the country. इसीलिए What kind of reforms are you suggesting? So what kind of reforms do you think should be made in the exam? right, Veera, I have mentioned earlier, one, the testing pattern, because that should test the IQ and that should test the aptitude, that should test the attitude, then सब कुछ हो जाएगा। मने you are to write what you call from memory, then all these problems start coming. Anyway, that should be done by an expert committee. That at least we have not applied to that particular task. But perhaps a good thinking is going on. They are inviting suggestions across. Perhaps a good will come out of it. That's what we expect. Sir, recently there were some changes made in NCERT textbooks, around which there has been some political controversy also. What is your view on it, on the changes that have been made recently? I'm sure you're aware of it. No, these changes have not yet come out. Actually, work is going on until and unless all the textbooks are out. We can't say. But as far as the policy is concerned, it's good. It's not only declared by the people of our country, but it is in the entire world. It is being acclaimed as one of the best policies. Second thing is, based on that national curriculum framework that has come out, that also is accepted as very good one. But based on that, textbook work is going on, unless they come out. But whatever changes they must have made, that may be temporary. But when they come out, then we can think of it. We can judge basing on the policy suggestions, policy recommendations, and based on the national curriculum framework pattern. उस पर जज करने के लिए हमारे पास अभी तो पूरा उपलब्ध नहीं है, होने के बाद कर सकते हैं। But NCERT is the nodal agency which is coordinating all these things. They have formed very good committees. Experts have, for every committee, they have formed a very good set of experts. Perhaps we expect that ultimately the work would be good and useful to the society. That's what we wish. But until and unless everything is complete, we may not be able to judge. और भी क्वेश्चंस हैं तो इसकी और कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। एक और छोटा सा आपने बात बताई कि कई सारे इनिशिएटिव्स आपके स्कूल में चल रहे हैं, कई सारे इनिशिएटिव्स एजुकेशन से लेकर कई सारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, तो कुछ यूनिक इनिशिएटिव्स के बारे में अगर आप बता सकें क्योंकि मैंने जब बता रहा था कि ये बोला कि मैन मेकिंग इनिशिएटिव्स बहुत सारे हम ले रहे हैं। व्यक्ति निर्माण यानी यही है योगा, एंड देन शारीरिक शिक्षा, इम्प्रूव स्पिरिट एंड moral education in real sense, and then what you call music. It is a universal language. Naturally वो एक है, और बाकी बहुत सारे इनिशिएटिव, फॉर एग्जाम्पल
So students are exposed to service activity, Vedic mathematics, Vigyan Mela, so exhibitions and other things. I see there are, we can list many. And one more, as per Balika Shiksha, actually the present girls, they are to be educated. Not only this academic education, apart from that, they have a role. So we have that, and then शिशु वाटिका, जो बच्चे हैं ECC लेवल के नीचे जो है, उसमें विद्या भारती बहुत अच्छा काम, at least for the last 40 years it has been doing it. It has been doing research on it. मतलब बच्चे जो है उनको उस एज से कैसे मोल्ड करना, फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बाकी सब ऐसा। आई गिव मैंने हमारे पास जो लिस्ट है वो भी दे सकते हैं, बट देर आर इनिशिएटिव्स। अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, पॉलिसी हैज गिवन ए डायरेक्शन that value base of a student is the top priority. So naturally for that we have to think of many activities which we have been doing. सर एक सवाल और कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो कल्चर है उसमें डमी स्कूल्स बहुत संख्या में बन गए हैं जहां बच्चे सिर्फ एनरोल करते हैं लेकिन दिन भर पढ़ाई कोचिंग नहीं करते। आप विद्या भारती के जो बच्चे हैं कि वो स्कूल आए डिग्री पढ़ने और उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्लियर कर पाए स्कूल में, आप लोग ऐसे कोर्स पे जो आपके जो बच्चे एनरोल उनकी पढ़ाई के लिए आप ऐसा क्या स्टेप्स उठा रहे हैं ताकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो कोचिंग जाते हैं जो बर्डन बढ़ रहा है उसको मिनिमाइज कर सके? विद्या भारती उस क्षेत्र में क्या कदम उठा रही है? कुछ ज़्यादा हमारे बताइए। बच्चों को स्कूल आने में उत्साह होगा, अच्छा लगेगा तो बच्चे स्कूल आएंगे। रविन्द्रनाथ ठाकुर की बहुत पुरानी बात है, 1911 में उन्होंने लिखा कि मैं स्कूल क्यों नहीं गया एक दिन के बाद, क्योंकि मुझे स्कूल की दीवारें सूनी लगती थी। द सेम थिंग इज हियर, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आर लाइक दैट कि उनको बच्चों को लगता है दे आर इम्प्रिजन फॉर सम ईयर्स, जेल में बंद हो गए। हमारे यहाँ बच्चों को शुरू से नियमित रूप से स्कूल आने, कार्यक्रमों में भाग लेने, उनकी अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के प्रयोग कराने में, इसके कारण बच्चों का आने में उत्साह रहता है। और उस उत्साह के कारण से वास्तव में हमारे यहाँ बच्चों की एब्सेंटीज़म बहुत कम होती है। मैं आपको आश्चर्य होगा जानकर, इस समय देश में जो सबसे बड़ा सेंटर कोटा है, जहाँ पर वास्तव में दुनिया भर के देश भर के बच्चे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए कोचिंग में, और वहाँ पर उनके हॉस्टल्स में रहते हैं, उस कोटा शहर में भी चलने वाले हमारे 8 स्कूलों में एब्सेंटीज़म नहीं है। हमारे विद्यालयों में बच्चे निरंतर आते हैं, हर दिन उनकी प्रेजेंस ऑलमोस्ट पूरी रहती है। कारण उसका हमने यही है कि हमने शुरू से बच्चों के आकर्षण का केंद्र बने विद्यालय, और इसलिए हमने उनके पेरेंट्स को इस बात के लिए कन्विंस किया, आप बच्चों को स्कूल भेजिए। दिस एक्स्ट्रा बर्डन ऑन द पेरेंट्स फॉर द कोचिंग सेंटर्स, फॉर द कोचिंग फी, वो आपकी ख़त्म होती है। इसलिए पेरेंट्स भी उनको प्रेरित करते हैं कि वो स्कूल आएँ, और बच्चे भी उत्साह से स्कूल आते हैं। तो हमारी समस्या सामान्यतः जो सभी स्कूलों की है, वो हमारी समस्या लगभग नहीं है। सर एक बस आखिरी सवाल, जी जरूर। जो आप विद्या भारती स्कूल्स हैं उनका जो बोर्ड में रैंकिंग है, क्योंकि आप लोग को मोर फोकस ज्यादा रहता है सांस्कृतिक और कल्चरली बच्चों को इन्वेस्ट करना, लेकिन जो शैक्षणिक चीजें ताकि वो लाइफ में डॉक्टर बनना है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहा है, जेई कर रहा है, तो आपके जो बच्चे हैं उनका बोर्ड में क्या रैंकिंग रही है? अगर एक तो एग्जाम्पल जो आपने बताया, उसके अलावा यूपी जैसे बड़ा वहाँ पे चलते हैं, यूपी के बोर्ड का एग्जाम्पल जैसे कि टॉपर्स में कितने बच्चे? हाँ, मैं ये स्टेटमेंट आपके पास है, आपको जो फोल्डर दिया है उसमें सभी स्टेट्स, यानी हमारे सभी 29 स्टेट्स में से पूरा लिस्ट दिया हुआ है, पूरा उसमें किस स्टेट में हाई स्कूल में कितने, हायर सेकेंडरी में कितने, बाकी जिन स्टेट्स के नाम उसमें नहीं है वो स्कूल, वो स्टेट्स हैं जो रैंकिंग लिस्ट, ये जो जिसे हम मेरिट लिस्ट या प्रावीण्य सूची कहते हैं, वो डिक्लेयर नहीं करते। बाकी जहां जहां हुआ है रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए, और हमारे ये बच्चे आपके फोल्डर में है, फोल्डर में उसमें देखिए, मतलब एकदम मुझे याद नहीं है कि यूपी में इतने, लेकिन अध्यक्ष जी ने जो 5 2750 ऐसे नंबर मैंने दिया है, टोटल दिया है, उसका डिटेलिंग उसमें है, स्टेट वाइज उसका डिटेलिंग है। 2755 बच्चे ऑल ओवर द कंट्री हाई स्कूल में, वो सेकेंडरी लेवल के हैं,
3712 ऐसा कुछ जो है सीनियर सेकेंडरी। ऐसे बड़ी संख्या में बच्चे हमारे उनमें आते हैं। कुछ जगह हम उसके लिए एक प्रयोग भी करते हैं। जिन बच्चों के बारे में हमको लगता है कि वो वास्तव में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनके लिए हम लोग एक 7 दिन या 10 दिन का एक्स्ट्रा तैयारी का रिवीजन का कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके परिणाम आते हैं। मैं उदाहरण के लिए कह सकता हूँ, उड़ीसा में ऐसा होता है, झारखंड में, बिहार में ऐसा प्रयोग वो करते हैं, छत्तीसगढ़ में ऐसा होता है। ऐसे अनेक राज्यों में इस प्रकार का सभी स्कूलों के बच्चे, एक एक स्टेट पे हमारे, जैसे उड़ीसा में हमारे लगभग 1000 स्कूल हैं, तो 1000 स्कूलों से सेलेक्टेड बच्चे जो इस बार जिनके बारे में लगता है कि वो 90+ जा सकते हैं, तो उनको एक जगह पर लाकर एक्सपर्ट्स से उनकी कोचिंग कराना, एक्स्ट्रा उनका रिवीजन कराना, उनकी ट्रबल शूटिंग कराना, और उसके आधार पर फिर फाइनली वो तैयारी करते हैं, तब रिजल्ट्स में अच्छा। तो हम लोग फोकस्ड काम करते हैं। उसके गणपति बनाए हैं, किसी खराब हो गई सीडी का बेस बनाया है और कहीं थर्मोकोल का प्रयोग करके, कहीं मिट्टी का प्रयोग करके, क्ले का बना हुआ है, ऐसे अलग अलग प्रकार की चीज़ें छोटे बच्चे बना रहे हैं। ये खेल खेल में सीखने की जो पद्धति है, जिसको दुनिया भर में प्लेवे मेथड कहा जाता है, 45 साल से विद्या भारती के विद्यालयों में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो अपने आसपास के किसी विद्यालय में जाकर देखिए। डॉक्टर रामभाव सर जी ने कहा कि आपका स्वागत है, मैं भी निवेदन करता हूँ कि आप लोग पधारें।